नमस्कार राजस्थान, मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार और प्रांत के प्रहार में आप सभी का स्वागत है। आज का मुद्दा विभाजन की विभीषिका, दर्द के 78 साल, यानी कि आज ही के दिन 14 अगस्त 1947 में हिंदुस्तान का बंटवारा सिर्फ जमीन का नहीं था बल्कि दिलों का भी विभाजन था। लाखों लोगों ने अपने घर, अपनों और अपनी पहचान को खो दिया। खून से सने रेल ट्रैक, बेजान शरीरों से भरी हुई ट्रेनें और आंसू भरे शोकाकुल चेहरे मानव इतिहास की सबसे भयावह तस्वीरों में से एक बन गए हैं। इस दर्द को याद करने और आने वाली पीढ़ियों को आगाह करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस घोषित किया। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस को लेकर राजस्थान में भी कई कार्यक्रम हुए हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल ने कहा कि कांग्रेस की गलत नीतियों के परिणाम स्वरूप भारत भूमि का दुखद विभाजन हुआ। तो वहीं बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि विस्थापितों के आंसू पोंछने का काम प्रधानमंत्री ने किया। आज इसी पर करेंगे प्रदेश की सबसे बड़ी चर्चा। पहले रिपोर्ट। विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, याद आए दर्द के 78 साल। सीएम ने विभाजन को दुनिया की सबसे बड़ी मानवीय त्रासदी बताया। तुष्टीकरण के आधार पर और धर्म के आधार पर देश का बंटवारा करने वाले वो राजनीतिक स्वार्थी थे। उन्होंने देश के बंटवारे के लिए राजनीतिक स्वार्थता का काम किया। सीएम बोले, कांग्रेस की गलत नीतियों का परिणाम भारत का विभाजन। ये विभाजन विभीषिका जिस तरह से एक दंश दिया और दंश दिया तो इस काम में इस पार्टी ने दिया, क्योंकि उनकी जो राजनीतिक महत्वाकांक्षा थी, उन महत्वाकांक्षा के चलते उन्होंने देश की तरफ नहीं देखते हुए ये विभाजन विभीषिका का उन्होंने एक कांटे को बोने का काम। मदन राठौड़ ने कहा, विस्थापितों के आंसू पहुंचने का काम पीएम ने किया। आंसू पहुंचने का काम यदि किसी ने किया है तो हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने किया है, अमित शाह जी ने किया है। विभाजन की विभीषिका, दर्द के 78 साल। तो विभाजन की विभीषिका, दर्द के 78 साल। और सवाल ये कि आखिरकार इस विभीषिका का सामना हमें क्यों करना पड़ा और जो इसमें पीड़ित रहे उनको न्याय क्यों नहीं मिल पाया, इसे लेकर के भी सवाल खड़े हो रहे हैं। बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। आज इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। सबसे पहले मैं परिचय करवा दूं, हमारे साथ में प्रताप राव, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं। भरत मेघवाल हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। एसपी मित्तल हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। और राम किसनानी हमारे साथ हैं, पाक विस्थापित हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है। और सबसे पहले भरत मेघवाल जी, आपसे शुरू करूंगा, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ये कहा गया कि तुष्टीकरण की राजनीति के चलते और स्वार्थ के आधार पर जो है वो विभाजन करवाया गया और करोड़ों लोगों को ये विभाजन झेलना पड़ा। हेमंत जी, मुझे लगता है कि कोई भी सभ्य समाज आमतौर पर बुरी चीजों को विस्मृत करने का काम करता है। देश के अंदर एकता की बात होनी चाहिए थी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी जो आरएसएस की बगल बच्चा पार्टी है वो विभाजन विभीषिका की बात कर रही है। तो मुझे लगता है कि इन्हें कुछ सच्चाई भी बता देनी चाहिए। अगर इस देश के दो टुकड़े करने में जितना मोहम्मद अली जिन्ना का हाथ है, उतना ही ज्यादा विनायक दामोदर सावरकर का भी हाथ है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि इस देश के अंदर दो राष्ट्र, हिंदू और मुस्लिम राष्ट्र की सबसे पहले परिकल्पना अगर किसी ने रखी तो 1923 में जो उन्होंने किताब लिखी द हिंदुत्व, उस हिंदुत्व में विनायक दामोदर सावरकर ने इस बात को कहा। उसके बाद उन्होंने 1938 के अंदर अहमदाबाद अधिवेशन में अपने भाषण में उन्होंने ये बात कही कि इस देश के अंदर दो शत्रु राष्ट्र रहते हैं, एक हिंदू और एक मुसलमान। उसके बाद उन्होंने 1947 के अंदर ये बात, उन्होंने 43 में उन्होंने ये बात कही कि जो जिन्ना है, जिन्ना से मेरा किसी प्रकार का मतभेद नहीं है, मैं उनके विचारों से पूर्णतः सहमत हूं। तो उस विचारधारा का वो परिवार जो इस देश को दो टुकड़ों में बांटने का काम कर रहा था,
वो आज विभाजन विभीषिका की बात कर रहे हैं। इन लोगों से आज ये पूछना चाहिए कि क्यों सरदार पटेल ने आरएसएस के ऊपर बैन लगाया। क्या उन्होंने अपनी चिट्ठी में ये नहीं कहा कि इस देश के दो टुकड़े करने में, गांधी जी की हत्या करने में कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली आरएसएस का हाथ था? क्या आज तक इनके पास 53 साल से जिन्होंने अपने नागपुर कार्यालय में पे तिरंगा झंडा नहीं फहराया, वो आज इस देश की स्वतंत्रता की बात करते हैं? ये एक ऐसा उदाहरण बता दे जिसमें देश की स्वतंत्रता में इनके पूर्वजों का किसी का भी हाथ था। जिन्होंने 1 इंच उंगली नहीं कटाई, जिन्होंने 1 इंच खून इस देश के लिए न्यौछावर नहीं किया, वो आज विभाजन विभीषिका की बात करके अपने जो पुराने कुकर्म है, जो पुराने पाप है, उनको धोने का काम कर रहे हैं। जी प्रताप जी, आप इन पर आरोप लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने देश को बांटा, मां भारती के गौरव को ठेस पहुंचाई, और कांग्रेस आप पर आरोप लगा रही है कि जितना जिन्ना का हाथ था, अभी भरत जी कह रहे थे, उतना ही वीर सावरकर का भी उसमें हाथ था कि देश का विभाजन हुआ। हेमंत, कांग्रेस के इन चमचों के अलावा और कोई नहीं बोलता। पूरा देश जानता है कि इस देश को बंटवारे में कौन जिम्मेदार था। महात्मा गांधी, जिन्होंने कहा था कि मेरी लाश पर देश के 2 टुकड़े होंगे, उन्होंने नेहरू की कुर्सी के चक्कर में ब्लैकमेल होकर देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया। केवल नेहरू ने कुर्सी के लिए तोड़ा देश, केवल नेहरू के लिए। उस समय यह नहीं सोचा मेरी कुर्सी के कारण लाखों हिंदू परिवारों को वहां से आना पड़ेगा, उन्हें काट दिया गया, मार दिया गया, जला दिया गया, खत्म कर दिया गया। आज भी वो डंस भोग रहे हैं। ये भरत मेघवाल जी यहीं रहते हैं, इनको तो जाना चाहिए। अभी भी उस विभीषिका के शिकार लोग आज भी पाकिस्तान से लगातार हिंदू विस्थापित होकर यहां आ रहे हैं। आज भी आए हैं, आज भी आए हैं, आज भी उनको वहां से लगातार उनका धर्म परिवर्तन किया जा रहा है। उनकी बेटियों को जबरदस्ती उठा के ले जाते हैं, रोज काटते हैं। मैं अगर अभी वीडियो चलाने लगूं तो आपको भी दर्द, उस विभीषिका का दर्द आज भी दिखने लगेगा। वो जो बंटवारा हुआ था उसका दर्द आज भी भारतीय हिंदू भोग रहे हैं। इनको इस बात की कोई चिंता नहीं। ये आज बात कर देते हैं सावरकर को तो आपने जेल में डाल दिया था, आप बातें करते हैं कौन था उस समय, और सरदार पटेल की बात करते हैं। सरदार पटेल और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था जब बंटवारा हो गया हिंदू और मुसलमान के नाम पर, तो क्यों नहीं सारे मुसलमान उधर चले जाएं। उन्होंने कहा था कि पूरा बंटवारा पूरा होना चाहिए, लेकिन ये नेहरू के कारण यहां रुक गए। और आज भी हम देख रहे हैं कि किस तरह के सांप्रदायिक स्थितियां बनी हुई हैं। लगातार देश के विभाजन की बातें उठती रहती हैं। और आज भी पाकिस्तान जहां 8% हिंदू था, वहां 1.5% से भी कम हो गया है। रोज लगातार वहां से हिंदू विस्थापित होकर आते हैं, कटते हैं, पिटते हैं, मरते हैं, आते हैं। कांग्रेस ने कभी उनके बारे में नहीं पूछा। कांग्रेस आज घुसपैठी, बांग्लादेशी घुसपैठियों को मतदाता सूची से बचाने के लिए आंदोलन कर रही है। संसद नहीं चलने देती है, लेकिन कभी किसी हिंदू विस्थापित के जाकर आंसू तक नहीं पहुंचे इन लोगों ने। ये इस तरह के देशद्रोही लोग हैं जिन्होंने देश पर केवल सत्ता के लिए, केवल कुर्सी के लिए, केवल धन लोलुप लोगों ने भ्रष्टाचार करने के लिए इस देश को बर्बाद किया। और इस विभीषिका का कारण ये कांग्रेस ही थी। इनकी सत्ता लोलुप नीति थी, इनके ऐसे कारनामे थे जिसके कारण आज भी हम भोग रहे हैं। देखिए, ये विभीषिका इसलिए, विभीषिका किसे कहा जाता है? जब कोई ऐसी बड़ी घटना होती है और जिसका आतंक लंबे समय तक बना रहता है, और यह आतंक आज भी बना हुआ है। पाकिस्तान हो चाहे बांग्लादेश, हर जगह हिंदू को मारा जा रहा है, काटा जा रहा है, पीटा जा रहा है। क्यों? क्योंकि देश का विभाजन हुआ। देश का अगर विभाजन नहीं होता तो आज इस तरह की स्थितियां नहीं बनती। उसके लिए जिम्मेदार ये भरत मेघवाल जी की पार्टी के लोग, इनके नेता, इनके पूर्वज हैं, जिन्होंने इस देश को बांटकर भारत माता के टुकड़े कर दिए, भारत माता के मस्तक को काट दिया, भारत माता के हाथ पांव काटने की कोशिश कर दी। ये ऐसे लोग हैं, इनके कारण आज देश इस स्थिति में। आज भी हम लगातार लड़ रहे हैं। करोड़ों रुपए, अरबों रुपए केवल सुरक्षा में खर्च होते हैं, केवल इनके कारण, इनकी कुर्सी की लोलुपता के कारण। केवल कुर्सी इन्हें प्यारी है, आज भी कुर्सी प्यारी है। केवल कुर्सी के लिए ये कहते हैं कि घुसपैठियों के नाम मतदाता सूची से नहीं हटाया जाए, क्योंकि इनकी कुर्सी वापस नहीं आती है। लेकिन प्रताप जी, जो कांग्रेस आप पर आरोप लगाती है कि आप देश तोड़ने वाली बात करते हैं, प्रधानमंत्री ने तो आज कहा कि आज का दिन जो हमारे देश को एक सूत्र में पिरोने वाले सद्भाव के बंधन को मजबूत करने की हमारी जिम्मेदारी की याद भी दिलाता है। हाँ बिल्कुल, इसलिए दिलाता है कि जिस कारण देश टूटा वो कारण आज भी मौजूद है। प्रधानमंत्री यही कह रहे हैं, वो कारण हटाए जाने जरूरी हैं, लेकिन वोटों की राजनीति के चलते कांग्रेस बार बार हिंदू मुस्लिम करके आज भी, अब देखिए इनके सारे के सारे विषय, वो भले ही राम मंदिर से लेकर धारा 370 तक हो या अभी SIR का विषय हो,
इनको केवल चिंता किसकी है? केवल एक वर्ग की चिंता है, और उस वर्ग की चिंता के चलते ये देश में हमेशा सांप्रदायिक तनाव और विभेद पैदा रखना चाहते हैं। ये देश को सांप्रदायिक आधार पर लगातार बांटकर अपनी रोटियां सेकना चाहते हैं। इसका जवाब देना चाह लगातार रहे हैं बने रहने के लिए केवल एक वर्ग को विशेष ध्यान भरत जी देते हैं। बोलिए। वो कह रहे हैं कि आप ही जिम्मेदार हैं, कांग्रेस पार्टी ने देश को बांटा और अपनी कुर्सी के लिए बांटा। देखिए हेमंत जी, अभी मैंने आपको तारीखों के साथ और एक एक एग्जाम्पल दिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता से भाषणबाजी के अलावा एक एग्जाम्पल अरे आपने क्या, आप तो झूठी बातें करने से ऐसे आप मेरे ऊपर बोलेंगे तो मैं सीधे सीधे कहूंगा क्या तारीख है? सब झूठी बातें बोलने से राहुल गांधी झूठ बोलता है, ये भी झूठ बोलते हैं। कांग्रेस की केवल आदत है झूठ बोलकर लोगों को पिछले 70 साल से लगातार झूठ बोल के हमारा इतिहास बदल दिया। इतिहास बदल दिया इन लोगों ने, इतिहास को तोड़ा मरोड़ा, केवल इतिहास को तोड़ा मरोड़ा केवल इसलिए क्योंकि इनकी सत्ता बनी रहे, केवल इनकी सत्ता बनी रहे, केवल कुर्सी के लोग भिखारी, कुर्सी के भिखारी, वोटों के भिखारी ये लोग, ये केवल यही करना चाहते हैं। ना इनको इतिहास का ज्ञान, ये केवल अपनी कुर्सी के लिए पूरे देश को बर्बाद करना चाहते हैं। इतिहास की बातें करते हैं, झूठी कहानियां सुनाकर। सब जानते हैं राहुल गांधी, सोनिया गांधी और राजीव गांधी और इंदिरा गांधी, नेहरू ने क्या किया इस देश के लिए, सब जानते हैं। कैसे कुर्सी पर रहने के, अरे क्या इस देश के हमारे पूर्वज थे, अरे हमारे पूर्वज, महाराणा प्रताप हमारे पूर्वज थे, शिवाजी हमारे पूर्वज थे, शिवाजी से पहले रानी लक्ष्मीबाई हमारे पूर्वज थे। आपके क्या नेहरू ने एक बूंद खून बताई भाई हो तो बताओ। अरे एक बूंद, चंद्रशेखर हमारे थे, भगत सिंह हमारे थे, अरे आप बताओ ना, नेहरू ने एक बूंद खून भाई क्या? नेहरू ने एक बूंद खून भाई क्या? नेहरू ने एक बूंद खून भाई क्या? नेहरू ने एक बूंद मजे लेता रहा वो लेडी माउंटबेटन के साथ, मजे करते रहा, देश बर्बाद होता रहा, देश परेशान रहा, और लेडी माउंटबेटन के साथ वो सिंगापुर में मौज मस्ती मनाता रहा। सिंगापुर में मौज मस्ती मनाने के लिए उसने देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया। लेडी माउंटबेटन के बाकी मेहमान भी हमारे साथ में, देश का बंटवारा स्वीकार कर लिया। इनको इतिहास की बात बताएं, इनको शर्म आनी चाहिए। ठीक है मित्तल साहब एक टिप्पणी आपकी, और उसके बाद में हिंदूमल सोढ़ा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। हिंदू सिंह जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 राजस्थान पर। मैं आऊंगा, एक छोटी सी टिप्पणी ले लूंगा मित्तल साहब की। मित्तल साहब, ये जो विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस, कैसे इससे देख रहे हैं, और भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस पार्टी पर आरोप और कांग्रेस के बीजेपी पर आरोप? देखिए हेमंत, जो इतिहास में जो देखा गया उसकी बात करना बहुत जरूरी है। हमको ध्यान है कि जब 1947 के अंदर देश का विभाजन हुआ, तब इसको माना गया कि ये दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी है। आप कल्पना कीजिए, जिस तरीके से अभी आपने बताया, 10 लाख लोगों की हत्या कर दी गई, करीब 1.5-2 करोड़ लोग जो पाकिस्तान बना उससे विस्थापित होकर भारत के अंदर है। आप कल्पना कर सकते हैं कि 10 लाख लोगों की हत्या और 2 करोड़ लोग विस्थापित, उस टाइम के हालात कैसे रहे होंगे। और वो भी तब जब ये तय हो गया कि सब मुसलमान जो है वो पाकिस्तान के रहेंगे और हिंदू भारत में रहेंगे, तब जो पाकिस्तान के इलाके में चले गया जहाँ मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, वहां पर हिंदुओं को इस तरीके से मारा गया। मतलब आप कल्पना नहीं कर सकते कितनी। लेकिन मित्तल साहब, इतने सालों बाद, 78 साल हो गए, और इतने सालों बाद क्यों आज इसकी चर्चा की जरूरत पड़ रही है? फिर हेमंत, युवा पीढ़ी को ये पता होना चाहिए कि हमको देश से आजादी किस प्रकार हमको मिली और किस परिस्थितियों में मिली। इसलिए स्मृति दिवस, विभाजन स्मृति दिवस बनाया जाना बिल्कुल जरूरी है। युवा पीढ़ी को पता होना चाहिए। हेमंत, मैं यहाँ एक ऐतिहासिक तथ्य रखना चाहता हूँ। आपको ध्यान हो कि उस टाइम कांग्रेस पार्टी मुस्लिम लीग हुआ करती थी। मुस्लिम लीग के मोहम्मद अली जिन्ना ने सार्वजनिक रूप से ये कहा कि जो मुसलमान है वो हिंदुओं के साथ नहीं रह सकते हैं। इसी आधार पे, धर्म के आधार पर देश का तो फिर रोक किसने दिया? फिर ये किसने कह दिया कि जिसको उधर जाना है वो उधर जाए, जिसको यहाँ रहना है वो यहाँ रह जाए? पाकिस्तान में ये हुआ, जहाँ मुस्लिम आबादी थी वहाँ हिंदुओं को मारा गया, इसलिए वहां से वो प्रताड़ित होकर डर के मारे यहाँ भाग कर आए। नहीं, अभी प्रताप जी जो सवाल उठा रहे थे कि भाई जब धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ तो फिर सारे मुसलमान उधर चले जाने चाहिए थे, सारे हिंदू इधर आ जाने चाहिए थे, कोई टंटा ही नहीं रहता। तो ये उस टाइम के जो शासक थे, जो सरकारें थी, उनको इस बारे में सोचना चाहिए था। और देखिए हेमंत, इसके अंदर एक बात और जुड़ती है कि जो 1947 के अंदर हालात हुए, वो 90 के दशक के अंदर आजाद भारत के अंदर हमको कश्मीर घाटी में देखने को मिले। वही स्थिति थी। एक मित्र साहब, इस विभाजन से फायदा किसको हुआ उस वक्त?
किसी को फायदा नहीं हुआ, सिर्फ जो कट्टरपंथी लोग थे उनको फायदा हुआ। जवाहरलाल नेहरू और को एक हुआ। मुस्लिम देश के रूप में केवल जवाहरलाल नेहरू को हुआ। प्रताप जी, मैं यही सवाल आपसे 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 पूछूं केवल कि किसको जवाहरलाल नेहरू को फायदा हुआ और आज इसकी जरूरत क्यों पड़ रही है इतने सालों बाद? केवल जवाहरलाल नेहरू की कुर्सी के लिए देश का विभाजन हुआ और किसी के कारण नहीं। जवाहरलाल नेहरू को कुर्सी मिली, सरदार पटेल के पास आप अभी कह रहे थे कि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ, तो धर्म के आधार पर अगर देश जवाहरलाल बनाएंगे नेहरू तो केवल जवाहरलाल नेहरू के कारण केवल उसी को और छोटे उनके से परिवार किसान, को छोटे से केवल किसान। राजवंश स्थापित कर दिया नेहरू का। नेहरू का राजवंश स्थापित कर दिया यार। हेमंत जी, इनके पास जिसने कोई बर्बाद आधार कर दिया नहीं पूरे है। देश को। अरे आज भी जिन लोगों पाकिस्तान ने से अपने लोग 53 हिंदू साल आने को तक मजबूर इस हैं। तिरंगे आज भी झंडे रोज को आते हैं नहीं हिंदू, फहराया। आज वो भी यहाँ स्वतंत्रता की प्रताड़ित हो बात रहे हैं, करेंगे, आज वो देश की बात भी करेंगे। आज भी वहां से भाग के आ रहे मैं चैलेंज हैं। करता नहीं तो हूं उनको हेमंत जी, मुसलमान इनसे बनना कहिए पड़ता है। कि ये नहीं तो चैलेंज उनको करें आप कभी पे। गए क्या, कभी राष्ट्रीय आंसू ध्वज पहुंचे इनका क्या? ध्वज है। किसी राष्ट्रीय ध्वज इनका ध्वज है। के आंसू पहुंचे राष्ट्रीय ध्वज इनका ध्वज केवल है। बोलिए करते तीन रंगे का करते ध्वज। क्या है? अरे देश का तीन बंटवारा रंगे का करते हमारा मौज उड़ा आपका रहे हैं। राष्ट्रीय ध्वज है। नेहरू केवल मौज बोलिए उड़ाता आपका रहा। राष्ट्रीय ध्वज है। ला- मैं चैलेंज लेडी करता हूं माउंटबेटन आपको। के साथ अरे अय्याशी आप करता बोल रहा दीजिए, वो दो आदमी। रंग का झंडा आपका देश नहीं का है। बंटवारा करके अरे भगवा अय्याशी झंडा करने वाला का झंडा नहीं है, बोल दीजिए। बोलिए कि तीन रंगे का झंडा हमारा इस देश का झंडा जो है। केवल अपनी बोलिए, अय्याशी के लिए जिसने बोलिए देश का तीन बंटवारा रंग का किया। झंडा हमारा झंडा केवल है। अपनी कुर्सी मैं के लिए चैलेंज देश का करता बंटवारा हूं। किया। बोलिए लाखों भारतीय हिंदुओं जनता को बंटवारा प्रवक्ता, किया। भारतीय जनता पार्टी करोड़ों के हिंदू प्रवक्ता बोलिए कि विस्थापित तीन हो गए। रंग का- आज भी तीन रंग का परेशान है भारतीय हिंदू। झंडा हमारा झंडा है। अरे तीन रंग का अरे भारतीय झंडा वंडा की बात ठीक है, करो। अरे लाखों अभी लोगों अभी को मैं बर्बाद वापस किया। आऊंगा आपके अरे पास। शर्म ठीक करो, है, शर्म ठीक करो। है, लाखों ठीक लोगों है। को मैं मुसलमान- राम कृष्णानी जी अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो ये सीधा सा सवाल है कि ये तो आरोप प्रत्यारोप शर्म। अपनी जगह है। जी राम कृष्णानी जी बोलिए, आप बोलिए, सुन रहे हैं, आवाज आ नहीं रही है हाँ आपकी? सर, मेरा जन्म तो सिंध में हुआ है। जी उस बताइए। समय मेरी उम्र 1 साल रही होगी। जब यहाँ पर हम विभाजन के बाद अजमेर आए तो हमने बड़ों से जो इतनी तकलीफें उठाई है इन्होंने, बिना नोटिस के ऐसी जो व्यवस्था थी, घर बार और अपना व्यापार सब छोड़ के जो राजस्थान के नजदीक मुनाबाव या जीरो बॉर्डर होता था, जी वहां से बहुत तकलीफ से ट्रेन के अंदर, ट्रेन के ऊपर, मतलब ऐसे जैसे कीड़े मकोड़े होते हैं उस तरह से हमारे बड़ों ने ये विभाजन देखा है सर। बिना तकलीफ और बिना नोटिस एक आदमी को जो अपना परिवार सेटल हो और उसका सब कुछ छिन जावे तो आप इमेजिन कर सकते हैं। उसके बाद जब शरणार्थी बन के हम आए इधर, हमको ये कहा गया कि हम पाकिस्तान से आए। पाकिस्तान शब्द जो है ना, वो तो नेहरू और जिन्ना के एग्रीमेंट से उपज हुई है ना। उस समय तो ये पूरा अखंड भारत था ना। अब ये सिंध की जगह यदि राजस्थान का विभाजन होता या राजस्थान पाकिस्तान में चला जाता तो ये तो बाय वर्चू इन्होंने नेहरू ने जो इस तरह से गलती करी है। मोहम्मद अली जिन्ना की सबसे बड़ी जो डिमांड थी, हमें पूरा सिंध इसलिए चाहिए क्योंकि व्यापार करने के लिए पोर्ट चाहिए। जैसे अपने इंडिया में बॉम्बे कॉमर्शियल कैपिटल है, तो वो सिंध में कराची होती है। जी तो कराची और वो फर्टिलाइजर और सिंधु नदी और एक दरिया जो होते थे, तो आज भी सारी डिपेंडेंसी जो पाकिस्तान के आधा पंजाब या जो भी डिस्ट्रिक्ट्स है ना, वो सारे सिंध पे हैं। और मैं सिंध देख के आया हूँ 2016 कृष्णानी साहब, आप वो आपने पर्सनली जब वहाँ पलायन देखा किया, है। वहां से आए और आपने वो दर्द देखा, क्या उसके बाद सरकारों ने आपकी कोई सुध नहीं ली? और यहाँ आने के बाद भी क्या आपको नहीं परेशानी करी साहब रिहेबिलिटेशन। हाँ सर, क्या होता है सर, सिंधीज जो है ना, एक तो कस्बे, गांव और बड़े शहरों में रहने वाले होते थे। ठीक। कुछ कम पढ़े लिखे होते थे, ज्यादा पढ़े लिखे थे। जो पानी के और व्यवस्था थी जिनके पास, वो तो शिप के हिसाब से अच्छे बड़े हिसाब से बॉम्बे में आ गए। और उसी एरिया से जो पानी में थोड़े मिडिल क्लास के या थोड़े कम संपन्न थे, वो उल्लासनगर में आ गए। और जो बाकी जो डिस्ट्रिक्ट्स होती थी, जैसे मीरपुर खास, वो राजस्थान से, जोधपुर से अटैच है। तो उसी हिसाब से हम रेलगाड़ी से आए। सबसे पहले आए जोधपुर के बाद फिर वो जैसे डिवीजन होती गई, ट्रेन आगे बढ़ती गई, कोई अजमेर उतरा, कोई जयपुर उतरा। तो ये जो मीरपुर खास का कनेक्टिंग था, वो इसी राजस्थान से कनेक्ट हुआ। और जो कच्छ का था, जी उस हिसाब से वो
गुजरात में अहमदाबाद, जामनगर, उसमें आए। मैं जानना तो चाह रहा हूं डिवीजन जो कि हुई आपको है, यहां हम आने बड़ों के से बाद क्या तकलीफ उठानी पड़ी? तकलीफ कोई बयान करने लायक नहीं है। जो हमारा जमाया एक कपड़े का होलसेल व्यापार था, आज की तारीख में मेरे पास बड़ों का, मेरे दादाजी का सबूत है कि हमारा वो कपड़े का होलसेल व्यापार था, और बिना नोटिस एक आदमी को पूरा भेजर किया जाए। उस समय साहब एक ही स्थिति थी, अंग्रेजों की डिवाइड और रूल, और जो वहां के नहीं, सिंधी यहाँ आने के मुसलमान बाद थे, क्या आपको नागरिकता वो नहीं मिली? किसी ने परेशान किया? आपको दर्द दिया कोई? आप यहाँ आने के बाद साहब नागरिकता तो पता नहीं, क्योंकि उस समय तो हम बहुत छोटे थे, 1-2 साल के रहे। बाकी जो फुटपाथ पे हमारे बड़े ने जो संघर्ष किया, कोई रिहेबिलिटेशन नहीं मिला, कोई मुआवजा नहीं मिला, और बस वो जो व्यापार करने के लिए हम बिल्कुल फुटपाथ पे आ गए। जी। और इतना संघर्ष किया है जो साहब इसके शब्दों में हम नहीं कह सकते। ठीक है। हिंदू क्योंकि सिंह जी वो सोडा, ज़ार हिंदू रोते सिंह जी थे सोडा हमारे हमारे बड़े। साथ हैं जी। मैं कृष्णानी साहब वापस आता हूं आपके। सोडा साहब, थोड़ा सा देर हो गई आप तक आते आते, लेकिन फिर भी आप कैसे देखते हैं पूरे विभाजन की विभीषिका को, और क्या परेशानी है वहां से जो विस्थापित होकर के भारत आए उन लोगों की? जी, धन्यवाद आपको मुझे ये मौका देने के लिए कि मैं विस्थापितों की समस्याओं को आपके सामने रखूं। जी। और ये जो विभाजन को मैं ये मान के चलता हूं कि ये दरअसल जड़ है, जो कि आज भी जो वहां से माइग्रेशन हो रहा है, जो वहां से लोग बाग आ रहे हैं, जो खदेड़े जा रहे हैं, एक तरीके से मैं इसको फोर्स्ड माइग्रेशन कहूंगा, तो उसकी कहीं जो जड़ें हैं वो विभाजन के साथ में है। और मुझे आप ये कहने का जरूर मौका दें, बजाय इसके कि मैं किसी पर कोई इल्जाम लगाऊं, कि आपने जब आज मतलब कुछ घंटों की बात थी कि एक दिन पहले एक जो मुल्क है वो नया एक पाकिस्तान, जो जहां भारत को आजादी मिल रही थी, वहां पर एक मुल्क बन रहा था और भारत टूट भी रहा था। तो ये जो विभाजन हुआ है, ये विभाजन बिल्कुल धार्मिक इसलिए आधार पर था कि ये तो जिन्ना का पूरा एक एजेंडा था, और मुस्लिम लीग ने बाकायदे कहा था कि हम लोग जो हिंदू डोमिनेटिंग इंडिया है उसमें सुरक्षित नहीं रह पाएंगे, इसी को आधार मान करके उनको अलग करने की बात कही थी। तो ये जो मतलब बिना तैयारी के आपने ये नहीं सोचा कि उस पाकिस्तान के अंदर, जिसके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आज भी, ये कॉन्स्टिट्यूशन बदला नहीं है, आज भी लिखा हुआ है कि इट विल बी नोन एज ए इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान। तो जिसकी पहली लाइन की शुरुआत यहाँ पर होते हैं, तो वहां पर जितने भी गैर इस्लामिक लोग हैं, जिसमें सबसे बड़ी संख्या हिंदूज की थी, तो उनके साथ क्या हाशर होगा। और ये चंद दिनों के अंदर, चंद महीनों के अंदर ही पता चल गया, जबकि लाखों लोग इधर से उधर और उधर से इधर हुए, और उसके अंदर हैवानियत का जितना नंगा नाच हुआ, वो शायद दुनिया के अंदर ऐसे मंजर देखने को बहुत कम मिलते हैं। क्या कुछ नहीं हुआ। बहुत छोटे मासूम बच्चे, उनको मारा गया। छोटी जो इमेच्योर बच्चियां थी, उनके साथ में रेप से लेकर के औरतों के साथ में उनको मारा गया। तो ये सब जो एक भयानक त्रासदी हुई, उसके बाद में कल्पना की जा सकती थी कि उस देश के अंदर जो माइनॉरिटी रह गई है उसका क्या हाशर होगा। जैसे हमारे यहाँ पर अगर हम लें, भारत के अंदर लें, मैं बजाय किसी सरकार का नाम लिए हुए, बजाय किसी पार्टी का नाम लिए हुए, एक भारत के लोकतंत्र की तो मैं कम से कम ये बात जरूर कहूंगा कि यहाँ पर जैसे अब एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आपने ये प्रावधान दिया है कि जहां पर आप किसी भी इंसान के बेसिक ह्यूमन राइट का ख्याल रखेंगे। आपने बाकायदा उनके लिए ये भी इंतजाम किया है माइनॉरिटी के लिए कि आपने माइनॉरिटी कमीशन बनाए, जो कि ऑटोनोमस बॉडीज हैं बाकायदा, उनके इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट के लिए, उनके समन्वित विकास संक्षेप में के आप लिए हमें ये बता सकते हैं कि क्या परेशानी अभी यहाँ पर है आपको? आप देखिए, परेशानी हमें दोनों तरफ है, मुझे दोनों तरफ का कहने का मौका दें, क्योंकि अभी तक जितने भी बोल रहे थे उनको मैं सुन रहा था, तो आप मुझे भी मौका देंगे, मैं उनका दर्द आपके सामने रख सकूं। समय कम है तो आप मुझे समय बता दीजिए, मैं उसमें पूरा कर देता हूं अपनी बात। बिल्कुल जी, बोलिए आप। मैं ये आपसे अर्ज कर रहा था कि जो लोग
वहां पर रह गए, उनके तमाम इनमें से जो मैंने अभी आपको हक गिनाए, ऐसा माइनॉरिटी के लिए कोई हक की बात नहीं थी। और उनके जब भी, जैसे अभी मेरे पूर्ववक्ता भी बता रहे थे कि कैसे वहां पर 15% से जाकर के अब पाकिस्तान कहता है कि हमारे यहाँ पर 2% से कुछ ज्यादा हैं, मान लेते हैं, तो 2% क्या होता है? कुछ लाख लोग वहां पर रह गए हैं, जो कि एक बहुत बड़ी त्रासदी है कि जी। वो किस हालात में रह रहे हैं। आए दिन ये, मैं अपनी तरफ से स्टेटमेंट दूं इसकी बजाय पहले तो मैं ये कहूं कि पाकिस्तान ह्यूमन राइट HRCP जो है, ह्यूमन राइट कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है, तो वो उसकी रिपोर्ट जो अभी तक 1000 पर अटकी हुई थी, अभी रिसेंटली जो पब्लिश हुआ है उसके अंदर उन्होंने कहा कि 2000 लड़कियां, जिसमें हिंदूज भी हैं और क्रिश्चियंस भी हैं, बिल्कुल मतलब हिंदू माइनॉरिटी सिंह जी, ये जो दर्द है, अब वो दर्द जो है, अब वो सदियां बीत गई हैं, और लेकिन इसके बावजूद भी उतना ही उसके जख्म गहरे हैं। और इसीलिए आज हम उस को समझने की कोशिश कर रहे थे। आप सभी का बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के विभाजन की विभीषिका और ये दुनिया की सबसे बड़ी त्रासदी कैसे बन गई आखिरकार, इसे लेकर के लगातार चर्चाएं भी हैं, और जो युवा पीढ़ी है उसको जानना भी चाहिए कि आखिर वो दर्द कैसा था और क्यों वो दर्द सहना हमारे लोगों को पड़ा।